दोस्तों, जब आप पेट्रोल पंप में जाते हो और ये कहते हो कि मेरे को पेट्रोल भरवाना है अपने स्कूटी या बाइक पे, तब आप कैसे करके उसको डील करते हो? आप पेट्रोल वाले को पैसे देते हो। से सपोज़ आपने कहा कि 200 रुपये का पेट्रोल भर दो, तो 200 रुपये का बदले वो आपको पेट्रोल दे देता है, आपको गाड़ी में डाल देता है। अब इसमें होता क्या है कि 200 रुपये के बदले में आपको कुछ लीटर ऑफ ऑयल मिलता है ना। तो मान लेते हैं अगर 100 रुपये 1 लीटर का कॉस्ट पड़ता है, तो आपको कितना लीटर मिलेगा? 2 लीटर मिलेगा 200 रुपया में। तो म्यूचुअल फंड का केस में भी कुछ इस तरह से ही होता है। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट और एनएवी के बारे में। तो किस तरह से ये पेट्रोल का जो कीमत है और पेट्रोल का जो यूनिट है वो लिंक्ड होता है म्यूचुअल फंड के यूनिट और एनएवी से, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब होगा यूँ कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो, तो सर सपोज आपने 10,000 रुपया दिए किसी स्कीम में, तो आपको क्या मिलेगा बदले में? बदले में आपको मिलेगा उस स्कीम का यूनिट। अब याद करो, मैंने आपको पहले क्या बताया, आप पेट्रोल भरने जाते हो तो आप पैसे देते हो, बदले में आपको लीटर मिलता है, लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वो क्या हो गया? यूनिट हो गया उस केस में। तो इस केस में भी आपको स्कीम का यूनिट मिलेगा, और एक यूनिट ऑफ स्कीम का कुछ एक भाव होगा। जैसे पेट्रोल का भाव 100 रुपया था, वैसे ही म्यूचुअल फंड का स्कीम का यूनिट का भाव जो होता है उसे हम लोग एनएवी कहते हैं, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। तो अगर आप 10,000 रुपया दे रहे हो और आपको बदले में 1000 यूनिट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक यूनिट का भाव हो गया 10 रुपया। तो 10 रुपया क्या होगा? मेरा एनएवी। तो एनएवी कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस एक्सपेंस। कहने का मतलब जो एसेट है, मतलब म्यूचुअल फंड के स्कीम के पास, उससे अगर वो अपने सारे कर्जे और जो भी खर्चे उसको अगर लेस कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगा उसको अगर उनके जो यूनिट होल्डर से या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एनएवी। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लो कि आप 10 लोग, जो आपके 10 फ्रेंड है, सबने मिलके 1-1 लाख रुपया करके दिए, ठीक है। तो 1-1 लाख के बदले आपने क्या किया? एक यूनिट अलॉट कर दिया। तो यूनिट कितना अलॉट किया? से सपोज आपने 10,000 यूनिट अलॉट कर दिया ऑफ ₹10 ईच। तो आपने 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लिए। 10 लाख रुपया से आपने क्या किया? एक शॉप खरीद लिया, ठीक है, एक दुकान ले लिया। अब उस दुकान में आपको रेंट मिल रहा है। रेंट कितना मिल रहा है? 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 10 महीने बाद आपका 10 लाख रुपया तो उधर लगा हुआ है शॉप में, प्लस आपका रेंट जो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कितना हो गया? 1 लाख रुपया। तो 10 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 11 लाख। अब अगर आप 11 लाख को जितने भी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है, जैसे अब तक आप सबको 10,000 यूनिट्स मिले, तो ये जो 10,000 यूनिट्स इंटू 10 है दैट इज 1 लाख यूनिट्स। अगर मैं 11 लाख को अगर 1 लाख से डिवाइड कर दूं तो मेरा एक यूनिट का एनएवी कितना आएगा? 11 रुपीज़। तो स्टार्टिंग में कितना एनएवी था? 10 रुपीज़। अभी कितना एनएवी हो गया? 11 रुपीज़। तो सेम इस तरीका से म्यूचुअल फंड का स्कीम भी ऑपरेट करता है, जहाँ पे यूनिट और यूनिट के जो वैल्यू दैट इज एनएवी उसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये एनएवी कैलकुलेट किया जाता है हर रोज, डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा मार्केट हर रोज ऊपर या नीचे की तरफ भागता है। तो जिस हिसाब से मार्केट में चेंजेस आएगा उस हिसाब से एसेट के वैल्यूज में भी चेंजेस आएगा, और एसेट के वैल्यूज में अगर चेंजेस आएगा तो क्या होगा? आपका एनएवी में भी फ्लक्चुएशन आएगा। कभी वो ऊपर की तरफ भागेगा, कभी वो नीचे की तरफ भागेगा। तो अभी मैं आपको एनएवी से जुड़े कुछ और बातें बता देता हूँ। तो पहला तो सवाल ये, क्या मेरे को एनएवी देखना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? क्या मेरे को एनएवी से कंसर्न होना चाहिए? कहने का मतलब स्कीम ए का एनएवी चल रहा है 11 रुपीज़ और स्कीम बी का एनएवी चल रहा है 100 रुपीज़। तो क्या मेरे को फ़र्क पड़ना चाहिए? हालांकि वो जो म्यूचुअल फंड के स्कीम है दोनों सेम कैटेगरी के ही है, बट एनएवी में इतना डिफरेंस है, तो क्या उससे मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई फ़र्क पड़ना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एनएवी चाहे कितना भी हो स्कीम का। आपको देखना है कि उस स्कीम का क्या परफॉर्मेंस है, जो अदर क्राइटेरिया है या फिर पैरामीटर्स है वो कैसे है। एनएवी को आपको ध्यान नहीं देना। एनएवी इज इरेलीवेंट इन केस ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो दूसरा क्या है कि एनएवी जो होता है और जो शेयर के प्राइस होते हैं वो दोनों में सिमिलरिटीज नहीं होता है, क्योंकि एनएवी डिमांड और सप्लाई से फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होगा जो शेयर प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के चलते ऊपर नीचे की तरफ भागता है। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो शेयर प्राइस भागेंगे ऊपर, डिमांड कम होगा तो शेयर प्राइस पिटेगा। बट इन केस ऑफ एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड के स्कीम उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तीसरा पॉइंट, आपको एनएवी कौन सा डेट का मिलेगा जब आप म्यूचुअल फंड के स्कीम में खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो। अगर आप 3 बजे से पहले, कोई भी वर्किंग डेज का 3 बजे से पहले अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एंटर करते हो, स्कीम में पैसे लगाते हो, तो आपको उस दिन का एनएवी मिल जाएगा। और 3 बजे के बाद अगर आप करोगे तो आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिलेगा। सेम इन केस ऑफ सेल, अगर आप 3 बजे से पहले बेच दोगे तो उस दिन का एनएवी मिल जाएगा,
और अगर 3 बजे के बाद बेचोगे तो आपको नेक्स्ट डे का NAV मिल जाएगा। तो ये 3 बात आपको ध्यान रखना है NAV के बारे में। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। पहला, NAV से कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। NAV चाहे कितना भी और स्कीम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है स्कीम का दूसरी सारी बातें, जो पैरामीटर्स है, जो भी अदर परफॉर्मेंसेस है, उनको आपको ट्रैक करना है। दूसरा, NAV डिमांड एंड सप्लाई से इम्यून है, वो फर्क नहीं पड़ता है कि कितना उसका डिमांड है, कितना स्कीम का डिमांड है, उससे NAV में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, जो भी परचेस और सेल्स का क्राइटेरिया है, तो आपको जिस दिन का NAV चाहिए उस दिन के हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली प्लान आउट करना होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको यूनिट और NAV के बारे में बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो उसे आप कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।